2004 के लोकसभा चुनाव के दरमियान एक नाम चर्चा का विषय बना रहा। वो नाम था नेता अमीरचंद पटेल का, जो ना ही किसी दौलतमंद घर से आते थे और ना ही उनका कोई बड़ा राजनीतिक कद था। फिर भी वीएसपी ने 2004 के लोकसभा चुनाव का उन्हें उम्मीदवार वाराणसी सीट से घोषित किया। ऐसे में बढ़ते कद को देखते हुए जो राजनीतिक उठापटक 2004 में देखने को मिली, उसमें कई बड़े ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी चुनावी मैदान को बचाने के लिए शुरू कर दी कूटनीति अमीरचंद पटेल के कद को कम करने के लिए। आइए जानते हैं बढ़ते हुए कद को किस तरीके से कम किया गया और किस तरीके से 2004 के बाद से शुरू हुआ अमीरचंद पटेल पर पुलिसिया उत्पीड़न। क्योंकि उसके पहले की अगर बात करें तो 151 तक की धारा में भी कभी अमीरचंद पटेल पुलिसिया कार्रवाई के बीच नहीं फंसे थे। कैसे शुरू हुआ उनके पीछे राजनीतिक दौर से गुजरते हुए एक मुकदमों का बड़ा सिलसिला, आइए जानते हैं। हालांकि नेता अमीरचंद पटेल की राजनीतिक हत्या और सामाजिक हत्या तो रसूखदारों ने पहले ही कर दी थी, लेकिन अब परिवार की तरफ रसूखदारों की निगाहें पड़ने लगी हैं। यही वजह है कि बीते दिनों जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख को, जो अमीरचंद पटेल के भतीजे हैं, उनको टारगेट किया गया, पुलिसिया कार्रवाई में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। इसको लेकर खुद अमीरचंद पटेल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि वो नेता के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं, जो लगातार सरकार को एक बड़ा टैक्स के तौर पर सरकार को टैक्स देते हैं और व्यापार को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वाराणसी के समाजसेवी अमीरचंद पटेल ने कई सालों से हो रही पुलिसिया कार्रवाई से परेशान होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से समाजसेवी अमीरचंद पटेल ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि सभी सरकारों में उनका शोषण किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ रसूखदारों के बहकावे में आकर स्थानीय पुलिस लगातार उनकी छवि को नकारात्मक दिखाने में लगी हुई है। साथ ही बताया कि अब उनके साथ उनके भतीजे को भी फर्जी मुकदमे में फंसाकर फिर से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वाराणसी के रोहनिया थाने में उनके भतीजे के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीनी विवाद के तहत चालान कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस ने रसूखदारों के कहने पर ये कार्रवाई की, जबकि इस विवाद को लेकर उनके भतीजे ने पहले ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया था, मगर पुलिस अपनी हनक दिखाते हुए उच्चाधिकारियों को बिना सूचना दिए ही कार्रवाई पर उतर गई और उनके भतीजे का चालान कर डाला। अपने जीवन में पुलिस की कार्रवाई से परेशान अमीरचंद पटेल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से मेरा और मेरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है और अब वो मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री उन्हें पुलिसिया अत्याचार से बचाने का काम करे। उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में उन्होंने किसी को कभी भी आहत नहीं किया और न ही किसी प्रकार की हानि पहुंचाई, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताते हुए अमीरचंद पटेल ने कहा कि शहर के कुछ रसूखदारों के कहने पर और अच्छी खासी रकम लेकर उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने का काम किया गया। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें फर्जी तरीके से हिस्ट्री सीटर और गंभीर धाराओं में फंसाने का काम किया गया। अंत में अमीरचंद पटेल ने योगी सरकार से फर्जी मुकदमे रोकने के लिए गुहार लगाई और स्थानीय प्रशासन से पूछा कि आखिर कब तक उन पर ये अत्याचार होते रहेंगे, क्योंकि अब ये पुलिस उनके परिवार के सदस्यों को भी फर्जी तरीके से फंसाने में लगी हुई है। हमने आज कॉन्फ्रेंस से बुलाया कि पूर्व में मेरे साथ जो है बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो पुनः दोहराई जा रही है, तो ना दोहराई जाए, इसलिए आपके माध्यम से सरकार को एक संदेश या आग्रह विनती करना मेरा काम है। तो आपके माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व मेरे साथ घटनाएं घटाई गई, जो तमाम रसूख के बल पे क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए और मुझे बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मेरा सामाजिक हत्या करा दी गई, राजनीतिक हत्या कर दी गई, मानसिक हत्या कर दी गई और आर्थिक हत्या कर दी गई, वो पुनः जो है मेरे बच्चों, मेरे भतीजों के साथ न दोहराई जाए शासन के द्वारा। मामला ये हुआ कि अभी 17 तारीख को जो है 10 बिस्वा ज़मीन, मेरी ज़मीन को यानी मेरे भतीजे की ज़मीन को कब्जा करा दिया गया। ये रोहनिया थाना, वो ज़मीन कब्जा कराकर उस पर गेट लगा दिया और गेट लगाने से
के वक्त भी उन्होंने एक माह पहले ये प्रकरण को थाने को, माननीय उच्च अधिकारियों को ये दरखास्त दे रखा था कि ये ज़मीन मेरी है, इसकी नापी करा ली जाए और नापी करा के इसकी बाउंड्री कराई जाए। लेकिन उच्च अधिकारियों का जब दबाव पड़ा और नीचे के सारे जो है अधिकारी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उन लोगों के सहयोग से उच्च अधिकारियों को नज़रअंदाज करके, उनकी अवहेलना करके, उनकी मतलब आदेश का, इन्होंने बाउंड्री चरदीवारी करवा दी। अब जब उनको फिर दोबारा रिपीट किया गया तो ये लोग ये दिखाए कि न्यायालय से एक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ और फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, ये कहते हुए कि इन्होंने ये बाउंड्री का जो गेट है गिरा दिया, जबकि एक षड्यंत्र करके दबाव बनाने के लिए कि ताकि वो ज़मीन भूल जाए, उसको ना मांगा जाए, उसको ना रोका जाए, न एप्लीकेशन दिया जाए, न अधिकारियों के जा, कैमरे का सहारा लेकर और गेट को स्वयं ही किसी व्यक्ति को लगा के गिरवा दिया और उसकी राजनीतिक हत्या करने के लिए 151 का मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि पुलिस कब तक ये काम करेगी? जिस व्यक्ति के ऊपर 40 साल तक 116 का मुकदमा नहीं था, उसको आपने हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, हत्या, बलात्कार, क्या चीज़ आपने मेरा छोड़ा? आप चंद सलूक के चक्कर में, चंद रसूख के चक्कर में आप लोगों ने मेरी पूरी कैरियर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया। रसूखदार ये प्रशासन खूब जानती है और उड़ती खबर आप लोगों तक भी पहुंच जाती होगी रसूखदार कौन लोग होते। रसूख रखने वाला ज़मीन संबंधी आदमी होता है, जो यहाँ पर उसका वर्चस्व है, जो ये चाहता है कि हम जो है ही सब कुछ हर जगह विराजमान रहें। लेकिन उन लोगों के दबाव से या उन लोगों की मिली भगत से क्षेत्रीय प्रशासन जो है ये मोटी रकम लेकर जहाँ भी मेरा नाम या जहाँ भी एक तरह से जैसे पकड़ लेता है कोई आदमी, ये आदमी की कमजोरी पकड़ लिया। उन्होंने एक कमजोरी एक तरह से प्रशासन को लोगों ने पकड़ रखा कि एक एप्लीकेशन अमीर चंद को दो, अगर पैसा देंगे तो देंगे, आकर समझौता करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मुकदमा दर्ज कर दो। तो ये करते करते इन्होंने हमारे ऊपर जो है दर्जनों 2 दर्जन मुकदमे लिखे। डर इस बात का है सर, बिना नाम बताए कोई घटना हो जाए बड़ी, तो क्या करेंगे? ये हम क्या करेंगे? मेरे साथ घटना हो जाएगी, मेरी तो हत्या कर ही चुके हैं ये लोग। राजनीतिक हत्या तो कर ही दिया, सामाजिक हत्या कर दिया, मानसिक हत्या कर दिया, आर्थिक हत्या कर दिया। अब मेरे मरने के बाद तो आप लोगों को जानना है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और आप लोग इतने निर्जीव नहीं हैं, आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, चौथा स्तंभ है समाज के। आप हर उड़ती खबर को समझते हैं कि कौन किसके पीछे लगा रहता है, और ये समाज है, ये जो है इसमें भी पता चलते रहता है। हम नाम लेकर नया जो है कि अपने कोई और विवाद में फैला दे, या उनका ये लगे कि नहीं अब और इनका ज़्यादा जो है सक्रिय हो जाए कि नहीं मारी कर, तो हमें नहीं चाहते। हमारी क्षमता भी अब नहीं रह गई उनसे लड़ने की। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन सबको आगाह करना चाहता हूं और विनती करता हूं कि पुनः जो है दोबारा इसको न किया जाए जो ये मेरे बच्चों के साथ अब करने की चेष्टा कर रहे हैं। न्यायिक जांच हो जाए, उसकी न्यायालय से जांच करा ले। किस बात में? ये जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो मुकदमे लगाए गए पूर्व में तो उसको तो किए नहीं, उसको तो न्यायालय हमको छोड़ दे रहा है। इनके यहाँ मैं मुलजिम हूँ, इनके यहाँ मैं अपराधी हूँ, इनके यहाँ मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, इनके निगाह में जो भी हो जाऊँ। जनता के निगाह में हम नहीं हैं, ना हम न्यायालय के निगाह में, न मीडिया के निगाह में, सिर्फ इनके निगाह में हम हिस्ट्री शीटर हो जाते हैं। हमारा परिवार हिस्ट्री शीटर हो जाता है। हाँ, कोई दो राय नहीं है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। मेरे परिवार की हत्या हो ही गई है, मेरे बच्चों का भी हो सकता है, मेरे भतीजों का भी हो सकता है। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब कुछ बचा तो है नहीं मेरा, तो मेरे चीज़ को
जो कुछ काम कर रहे हैं, आप किससे अपील कर रहे हैं? हम जो है शासन से प्रशासन को बताना चाहता है। प्रधानमंत्री से किससे? हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से बताना चाहते हैं और उच्च अधिकारियों को बताना चाहते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारियों को बदनाम किया जाता है कि पुलिस में सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ पता नहीं रहता कि ये जो क्षेत्रीय अधिकारी है कितना समाज का शोषण करता है। ये कहने का तात्पर्य है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।